प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अमेरिकी संघीय न्यायपालिका की संगठन के बारे में बताया था, आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत संवैधानिक न्यायालयों के सर्वोच्च स्तर पर स्थित न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई है। सर्वप्रथम यह न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया। बाद में यह फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वाशिंगटन में स्थित है। अब बात करते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना पर, अर्थात उसकी रचना पर, उसके कंपोजिशन पर। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा। 1801 में इसकी संख्या 5 कर दी गई। इसके बाद 1807 में यह संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई। 1837 में 9 और 1863 में 10 कर दी गई। 1866 में इसके न्यायाधीशों की संख्या पुनः 7 कर दी गई। इस प्रकार 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई और उस समय से लेकर अब तक यह संख्या 9 ही है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। विद्यार्थियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। भारत, ब्रिटेन की भांति अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद के लिए कोई निर्धारित योग्यताएं निश्चित नहीं की गई है। इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, सामान्यतः इस पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार कर लेती है, परंतु कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देती है। उदाहरण स्वरूप 9 अप्रैल 1970 को राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए हेरल्ड कार्सवेल का नाम प्रस्तावित किया था, किंतु सीनेट ने विद्यार्थियों उसे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार हमने देखा विद्यार्थियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। अब बात करते हैं वेतन की। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन विद्यार्थियों कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीश की पद अवधि में
अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान इस वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है विद्यार्थियों, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवर्ष $1,71,500 और अन्य न्यायाधीशों को $1,64,100 वेतन मिलता है। विद्यार्थियों, अब बात करें न्यायाधीशों के कार्यकाल अर्थात पदावधि की, तो न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है। जैसे भारत में, ब्रिटेन में एक आयु को निश्चित किया गया है, लेकिन अमेरिका में न्यायाधीशों की जो पदावधि अर्थात कार्यकाल है वो आजीवन है। एक बार न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद आजीवन न्यायाधीश रहता है। वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों के द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है। इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की हो और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी हो, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है तथा उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त होता रहेगा। तो यह स्पष्ट है कि 70 वर्ष की आयु के बाद भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात एक ये अनोखी विशेषता है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों न्यायाधीशों पर महाअभियोग। विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल और केवल महाअभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है और कोई अन्य आधार नहीं। महाअभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो यदि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो ऐसा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। और विद्यार्थियों, प्रतिनिधि सभा के द्वारा 2/3 बहुमत से अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की यदि पुष्टि कर देते हैं तो महाभियोग का प्रस्ताव विद्यार्थियों पारित माना जाता है और संबंधित जो न्यायाधीश होता है वो अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। विद्यार्थियों, अब तक के संवैधानिक इतिहास में संघीय न्यायपालिका के 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव रखा गया और इनमें से केवल 4 के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो सका। विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के तो केवल एक न्यायाधीश सैमुअल चेज के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो इस प्रकार फर्ग्यूसन और मैकन-हेरी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाअभियोग की प्रक्रिया अपवाद स्वरूप ही रही है, अर्थात विवादित ही रही है, अर्थात ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन विद्यार्थियों प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है। अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन
प्रतिवर्ष शुरू होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विद्यार्थियों, विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और निर्णयों की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अभियोगों की सुनवाई मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को होती है। शनिवार को न्यायाधीश परस्पर विचार विमर्श करते हैं तथा सोमवार को सार्वजनिक रूप में निर्णय देते हैं। अभियोग की सुनवाई तथा निर्णय के लिए विद्यार्थियों 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति रखी गई है। अभियोग का निर्णय बहुमत से होता है। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले अपने विचार बताता है, किंतु मत सबसे अंत में देता है। कोई भी न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से भिन्न मत व्यक्त कर सकता है। बहुमत निर्णय तथा उससे सहमत न होने वाले न्यायाधीशों के असहमति विचार जनता तथा न्यायालयों के पथ प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य की रिपोर्ट में छापे जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की रचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन, न्यायाधीशों के कार्यकाल, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय की वर्किंग सिस्टम अर्थात कार्य प्रणाली, ये कार्यविधि पर चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थी।